वेलकम टू इंडियन टैक्स अकेडमी। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के इंट्रोडक्शनरी सेशन को हम लोग देख चुके हैं। आज के सेशन में रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इसे हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी के पूरे लर्निंग लेसन मॉड्यूल आपके एलएमएस में दे दिया गया है और हम अभी वीडियो लेक्चर का आपको ये बता भी रहे हैं। स्टिल आपको अगर कोई डाउट रहेगा आप लाइव सेशंस में आके उस डाउट को मिटा सकते हैं। इसके लिए आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर लीजिए। अभी आप देखिए क्या है, इन एनी टैक्स सिस्टम रजिस्ट्रेशन सर्व एज द कॉर्नर स्टोन और फॉर आइडेंटिफाइंग टैक्स पेयर इंश्योरिंग कंप्लायंसेस अक्रॉस द इकोनॉमी अंडर द जीएसटी फ्रेमवर्क। रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग अ यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड। मतलब कहता है कि जीएसटी में आपको क्या मिलता है, एक अल्फा न्यूमरिक, मतलब इसमें अल्फाबेट भी होंगे, अल्फा न्यूमरिक कोड मिलेगा। ठीक है, कोड जिसे हम लोग कहेंगे जीएसटीआईएन। जीएसटीआईएन मतलब होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द टैक्स ऑथोरिटीज। मतलब आप जब रजिस्टर करते हैं डिपार्टमेंट के साथ तो आपको एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिया जाता है जिसको कहा जाता है जीएसटीआईएन। और ये कौन देता है आपको? जीएसटी डिपार्टमेंट। ओके, आगे समझिए। जीएसटीआईएन enable businesses to collect taxes on behalf of the government and claim input tax credit for the taxes paid on their inward supplies. Without registration, a business entity is prohibited from collecting tax from the customer availing input tax credit for taxes paid. अब ये बात आप समझिए, आपको ये लग रहा होगा कि डिफरेंस है, बड़ा टिपिकल वर्ड है। इससे सबसे बड़ी चीज आप समझिएगा कि इनवार्ड सप्लाई का मतलब होता है, इनवार्ड सप्लाई जहां भी ये आए, बार बार मैं आपको ये चीजें बताता हूं इसलिए हूं कि आपको याद हो जाए। मतलब जो भी आपका परचेजेस है, आउटवर्ड सप्लाई क्या होगा? जो आपका सेल होगा। तो गवर्नमेंट ये जीएसटीआईएन नंबर, ये जीएसटी नंबर क्यों देती है? गवर्नमेंट जब आपको एक जीएसटीएनआई दे देती है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट, मान लीजिए आप हैं बिजनेसमैन, आप अब गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट तो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट नहीं कर रही है। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बेच रहे हैं चॉकलेट्स, डिफरेंट तरह के चॉकलेट्स। वो चॉकलेट्स हो सकते हैं आपके फेरारो रोशर्स हो, चाहे आपके डेयरी मिल्क हो, चाहे नेस्ले के चॉकलेट्स हो। ये आप तभी सेल कर पाइएगा जब आप कहीं से परचेस कीजिएगा। आप ये चॉकलेट्स परचेस करते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। जब आप ये डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करते हैं तो इसी को कहते हैं इनवार्ड सप्लाई। परचेस किया आपने, मान के चलिए ये परचेस आपने किया 80 रुपीज में। कितने में किया? 80 रुपीज पे। आपने जो 80 रुपीज में दिया तो इसी पर आपने टैक्स दिया होगा। अब गवर्नमेंट आपको क्या कि आपने बिजनेसमैन एज ए आपने जीएसटीआईएन ले लिया, तो ये जो 80 रुपीज का सामान आपने लिया, इसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट में बेचिएगा तब तो आपको बेनिफिट होगा। आपने इसे बेचा 100 रुपीज में, इस चीजों को आपने बेचा 100 रुपीज में प्लस टैक्स। तो ये जो 20 रुपीज हुआ ये आपका बेनिफिट हुआ। और गवर्नमेंट को इसमें क्या चाहिए? जो एडिशन ऑफ वैल्यू हुआ 80 रुपए पे, तो आपने टैक्स दे रखा है, आपने बेचा है 100 रुपीज में। अब गवर्नमेंट को तो 80 रुपए का जो टैक्स था वो आपने परचेस, जो बिजनेसमैन है उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर जाके गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अभी आपने 100 रुपीज में बेचा तो इसका जो टैक्स आया उसमें आपको जमा कितना करना है? 80 रुपए का जमा कर चुके हैं, तो 100 माइनस 80, 20 रुपीज का जो वैल्यू एडिशन किया इसका टैक्स आपने उठाया।
है, गवर्नमेंट को जमा कर दीजिएगा, ताकि टैक्स पे कर दीजिएगा। अब ये टैक्स पे कब कीजिएगा, टैक्स पेड कैसे कीजिएगा, उसी के लिए आपका जीएसटीआई काम आएगा। क्या कि जो भी कलेक्शन कीजिएगा, जो भी इनपुट्स आएगा, वो 80 रुपए के जो इनपुट्स आएंगे इसी जीएसटीआई में पाएंगे, और इसका जो डिफरेंस हुआ 100 रुपीज ये इसी में जाएंगे। तो यही कह रहा है ये पर एक इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान से चलना चाहिए, क्योंकि जब आपका बेस भी बन रहा है तो धीरे धीरे चीजों को रिवाइंड कर करके आप समझिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा जाता है, GSTN enable businesses to collect taxes on the behalf of the government। मतलब GSTN क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे रहा है, और आपने जो परचेस किया है, जो इनवर्ट सप्लाई आपकी हुई है, उस पे जो टैक्सेस आपने पेड कर दिए हैं, और जो वैल्यू एडिशन अब आप कर रहे हैं उस पे आपको देना है क्या, उस पे ही जो वैल्यू एडिशन हुआ उस पे आपको टैक्सेस देने हैं। तो ये लाइन कह रहा है। अब ये सेकंड पैराग्राफ में, अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट are directly linked to the levy of taxes, the taxable event under GST supply। इस हम लोगों को हमने ये सेकंड पार्ट में फाउंडेशन के बाद हमने सप्लाई पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत अंडरस्टैंडिंग किया कि व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट, व्हाट वे द टैक्सेबल इवेंट्स इन द erstwhile टैक्सेशन, वैट में क्या था, एक्साइज ड्यूटी में क्या था, क्या और जीएसटी में सप्लाई का कितना इंपॉर्टेंस है, हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज समझ चुके होंगे। Any person engaged in transaction classified as a supply must register the GST if their aggregate turnover in a financial year exceeds the prescribed threshold limit। अगर आपकी जो लिमिट ली गई है, अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, और थ्रेशोल्ड लिमिट है जो आपको समझिए। अब अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर होगा तो आपको क्या करना, ये थ्रेशोल्ड लिमिट बन गया, इट बिकम दी थ्रेशोल्ड लिमिट, और इससे ज्यादा अगर हुआ आपको क्या करना होगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, ये बता रहा है। Thus GST registration is important not only for the compliances but also for the identifying the individual or entity responsible for paying taxes। आगे आइए, इसमें केस लॉ हम लोग पढ़ेंगे, द केस ऑफ माथुराम वर्सेस मध्य स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस को क्यों पढ़ते हैं हम लोग हैं, क्योंकि इसको समझ में आता है केस लॉ से कि कैसे टैक्स का लॉ में, टैक्स तो पूरी तरह से अकाउंटिंग वर्ड है, लेकिन जब आप एक एडवोकेट से पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि अकाउंटिंग एक जगह पे है। जब भी डिपार्टमेंट आपको तंग करेगा या कुछ ऐसा ऑर्डर देगा जो आर्बिट्री है, वहां पे आपको लॉ का हेल्प करना पड़ेगा। तो केस ऑफ माथुराम अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या हुआ, डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टैक्स लॉ। द जजमेंट एम्फसाइज्ड दैट एनी टैक्स रेंज मस्ट क्लियरली एंड एम्बिगुअसली स्पेसिफाइज। कोई भी टैक्स अगर कोई लेजिस्लेशन बना रहा है, मतलब केंद्र सरकार बना रहा है चाहे राज्य सरकार, लेजिस्लेशन का मतलब तो ही ये सेंटर में हो गया संसद पार्लियामेंट, और राज्य में आपके विधानसभा विधानमंडल। तो ये लेजिस्लेचर है, अगर कोई लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है तो वो उस टैक्स मस्ट क्लियरली और मतलब पूरी तरह से क्लियर कट ये बताए कि सब्जेक्ट मैटर टैक्स का क्या होगा, द पर्सन और एंटिटी लायबल टू पे टैक्स, कौन लोग इसको देंगे, द एप्लीकेबल एट विच द टैक्स इज टू पे, किस रेट पे वो टैक्स पे किया जाएगा। मतलब ये पर्सन एंटिटी लायबल टू पे टैक्स, क्योंकि इसमें बात हो रहा है व्यापारी का कि कब आप पे रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी आएगा, तब क्लियर कट होना चाहिए। ऐसे अगर क्लियर कट नहीं होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइडेड पहले से नहीं होगा, तो क्या करेगा डिपार्टमेंट, आपको मनमाने ढंग से फंसा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बहुत ही क्लियर है, अगर इन पॉइंट्स का फॉलो नहीं करेगी कोई टैक्स लेजिस्लेशन, उसे क्या कहा जाएगा, वो इनवैलिडेट हो जाएगा। The clarity is essential to ensure fairness, transparency and compliance in the taxation system। अब जब हम लोग जाते हैं सीजीएसटी एक्ट में, मैंने आपको बोला पूरी सीजीएसटी एक्ट उठाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज बेयर एक्ट को देखेंगे, समझेंगे। अगर पूरा आप उठा लीजिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आने। तो सेक्शन वाइज 230 मतलब सेक्शन
सीजीएसटी एक्ट का कहां से, आप सेक्शन 22 to 30 क्या करता है, ऑफ चैप्टर 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 गवर्न्स द प्रोविजन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी रिजीम। मतलब सेक्शन 22 to 30 जो है आपका, वो चैप्टर 4 में पड़ता है और यही गवर्न करता है पूरे पूरे रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को। These statutory provisions are further supplemented by Chapter 3 of the CGST Rule 2017। लॉ की लेक्चर में हमने बताया होगा, आपकी बैचेस में नहीं बताया होगा, सबसे पहले ड्राफ्ट होता है आपका लॉ लेजिस्लेचर में, क्योंकि आपके वोट से वो संसद पहुंचे हैं तो लॉ बनाने का उनका काम है। लेकिन लॉ के बाद जब एक्ट आ जाता है तो बहुत चीजें लगती हैं, जरूरत उसको सप्लीमेंट करने का, बहुत क्लियर कट नहीं होता या प्रोसीजर नहीं पता होता, फॉर्म कैसे डिसाइड, अगर उनका बहुत सारा काम है उसके नीचे रूल्स बनता है। जैसे फॉर्म्स में क्या रहेगा, फॉर्म्स तो रूल्स दिखते होंगे, जब भी आपको आएगा आगे भी हम देखेंगे। तो सीजीएसटी एक्ट है, साथ ही साथ सीजीएसटी रूल। तो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को पढ़ते हैं तो सेक्शन 22 से 30 तक को ध्यान में रखना है, और सारी चैप्टर 3 इसका चैप्टर 3 ऑफ सीजीएसटी रूल्स which outline the procedural requirement for registration। लॉ तो बना दिया गया, अब उसको प्रोसीजर को फॉलो अप करने के लिए चैप्टर 3 को देखना पड़ेगा सीजीएसटी रूल में। Additionally, the GST department has issued clarification to the address common concerns regarding registration. Taxpayer registered under previous tax law are automatically migrated to GST as the provision of section 139 of GST Act। कोई भी चीजें तो आप अगर ला रहे, जैसे 1 जुलाई 2017 को आपने जीएसटी ला दिया, तो क्या कंप्लीट फॉर्म में नहीं, अभी आप तक जब हम लोग ये क्लास में पढ़ रहे हैं, आज भी कई चीजें कमी है, कई चीजें पता नहीं चली हैं, तो उसे जब पता चलता है, जब टैक्स पेयर के एसोसिएशन, जब हमारे लॉ फर्म्स, हमारे लीगल सोसाइटीज उसको देखती है, एसोसिएशंस जो है सीएस का, वो उसमें बताती है कि इससे टैक्स पेयर को दिक्कत हो रहा है, उसमें चेंजेस आता है, तो इसमें परसिस्टेंट चेंज आता रहता है सिस्टम में। और जो लोग वैट में थे, इस टैक्स रिजीम में थे, वो सेक्शन बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट करने का उनको दे दिया गया। अंडर जीएसटी एवरी टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट और यूटी वेयर दे सप्लाई टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। मतलब पैन बेस्ड, इस जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैन होता है, ठीक है। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन देखिए, जीएसटी में पैन का मतलब है अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल पर्सन है, उसका पर्सनल पैन होगा, पर्सनल पैन होगा। अगर कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, तो आप जानते होंगे पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाते हैं। पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, डीड को भेजते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का भी पैन आता है। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका भी पैन आएगा, क्योंकि सब लीगल एंटिटी बन चुकी है। उसी तरह एलएलपी है, उसी तरह लिमिटेड कंपनी है। सारा एग्जाम्पल पे आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, प्रैक्टिकल सेशन में दिखाऊंगा। पैन में क्या रहता है, जैसे कि पैन अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को उठाइएगा, BEPPA, 4 लेटर्स आप समझ सकते हैं उसके, किसी पैन नंबर को उठा लीजिए, वो भी अल्फान्यूमेरिक रहता है 10 डिजिट्स का। उसके जो 4th होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोप्राइटरशिप है, P है तो प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनरशिप फॉर्म में F आता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में C आता है, LLP में F आ जाता है, बॉडी ऑफ एसोसिएशन में, मतलब जितनी भी लीगल एंटिटी उनका पैन है। इसी के पैन के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है उन सभी स्टेट्स में जहां पे आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। Unlike earlier regime, GST does not permit centralized registration. Instead, the separate registration must be obtained for each location of operation. इसमें एक अच्छी चीज क्या है आपके लिए, हमारे लिए, यहाँ कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब पूरे इंडिया में अगर आपको धंधा करना है तो आप एक जीएसटी अपने पैन पे ले लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जिस भी जगह से, मतलब हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स, अगर बिहार की बात करें, अगर बिहार से आप सप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड अ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार। उसी तरह अगर आपकी कंपनी झारखंड में भी एक्टिव है, सेम पैन है, सप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपको वहां भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इससे क्या होता है कि टैक्स कंसल्टेंट्स का वर्क बढ़ जाता है, क्योंकि हर स्टेट में उससे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वहां फाइलिंग भी चाहिए, फाइलिंग चाहिए
तो फिर से आपका काम बढ़ा, कंप्लायंसेस भी होंगे, एनुअल होंगे, क्वार्टरली होंगे। अब फाइलिंग में कुछ एरर हुआ तो नोटिसेज होंगे, नोटिस होंगे तो लिटिगेशन होंगे। मतलब ये चीज अच्छी है फॉर फ्रॉम द एंड ऑफ अ टैक्स कंसल्टेंट। अनलाइक अर्लियर रिजीम, जीएसटी तो हमने पढ़ा दिया। Businesses that held centralized registration under the service tax law are provisionally registered in GST in the state or unit where they were provisionally previously registered. इनका सेंट्रल सर्विस टैक्स तो था कि पूरे भारत में एक नंबर था, तो वहां वहां पर उनको रजिस्टर्ड कर लिया गया है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड रेंज ऑफ फॉर्म्स ऑफ फैसिलिटी। ये सारा फॉर्म्स हम लोग देखेंगे। अब क्या बेनिफिट्स है, ये सारा कुछ मॉड्यूल में दिया हुआ है। मैं आपको पढ़ पढ़ के एक एक पैराग्राफ इसलिए समझा रहा हूँ कि क्लियर कट फाउंडेशन आपका बने। Obtaining registration under the GST framework offers several significant advantages to the registrant, ensuring compliance and facilitating smooth business operation. Registration under the GST law is a legal requirement for certain categories of business and provide the following benefit. अगर आपने जरूरत नहीं तभी लिया, तब भी आपके लिए एडवांटेजेस हैं। और ये समझिएगा हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एडवांटेजेस है तो थोड़ा बहुत कंप्लायंसेस है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अगर आप स्मूथ वे में चला रहे हैं, जिसने सही ढंग से अपने टैक्स कंसल्टेंट को पैसे दिए हैं, हम सारे लोग एडवोकेट हो, सीए हो, सीएमएस हो, सारे लोग ईमानदारी से उसको चाहते हैं कि कोई नोटिस नहीं आए। इससे अच्छा है कि नोटिस खा लेना बिना रजिस्ट्रेशन के, रजिस्ट्रेशन में आए, आपको बात रखने की जगह मिलेगी, अपील्स का टाइम है, अपील फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, हाई कोर्ट में अपील है, सुप्रीम कोर्ट में अपील है, अपनी बात आप रख सकते हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस है? रिकॉग्निशन एज अ सप्लायर, प्रॉपर टैक्स अकाउंटिंग, आईटीसी का बेनिफिट, पासिंग टैक्स क्रेडिट, एक्सेस टू जीएसटी। आप ये सारा खुद से पढ़े, ये जो है लमसम बेनिफिट आपको मिलेंगे। कोई कंसेप्ट नहीं इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। उसी प्रकार से आज के डेट पे देखा जाए नवंबर 2024 में तो अप्रॉक्स 1.1 मतलब 1.5 करोड़ के करीब का जीएसटी है। और ये पूरा लिस्ट मैंने आपके मॉड्यूल में डाल दिया है, किस स्टेट में कितना कितना भी चल रहा है। इससे समझिए कितना बड़ा काम है। और आज अगर 2017 से 2024 में 25 में जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो कितना काम आगे बढ़ेगा। रोज रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता दूं जो हम लोग रोज फेस कर रहे हैं, अब रजिस्ट्रेशन लेना आसान नहीं रहा। अगर जिस टैक्स कंसल्टेंट को पूरी फाउंडेशनल चीजें पता नहीं है, प्रोसीजर पता नहीं है, शो कॉज का जवाब देना पता नहीं है, वो अब रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पा रहा है। ये एकदम रह गया। 10 में से 7 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं जो एप्लीकेशन फाइल किए जा रहे हैं। ये डेटा है, कोई इसमें बढ़ा चढ़ा के एग्जरेट करके मैं नहीं बता रहा हूँ। हमारे ऑफिस में पहले हम लोग केसेस देखते थे, अब आज के डेट में लिमिटेड कंपनीज जो है उनको कई स्टेट्स में दिक्कत हो रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में। दैट इज दी फैक्ट। और ये फैक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है कि अगर पहले जो लोग बस खुद से भी यूट्यूब के जरिए देख के कर लेते थे, वो अब चीज नहीं रहा। बहुत सारा इसमें अब आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा, प्रॉपर वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। तो हमने रजिस्ट्रेशन का ये सेकंड वीडियो भी लेक्चर सीरीज में आपको दे दिया है। और अगर कोई भी डाउट रहे, लेकिन डाउट से पहले आप इस पूरे मॉड्यूल को पढ़ें, समझें। स्टिल डाउट है आप स्टिल उससे सेशंस में जाके उसे अपने सेशन में जाके उसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू।